नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट सोदी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 7 अक्टूबर करंट पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट वीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि हमारे पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9693606608 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप ये सारे चैनल्स आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे आपको नोटिफिकेशंस और सारे के सारे पीडीएफ्स के जो है पेड पीडीएफ जो है उनकी पिक्स भी फ्री में आप लोग को दी जाती हैं। ठीक, हमारे जो टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के टॉप 5 टॉपिक जो हैं वो हैं कि व्हाट आर द पेंडोरा पेपर्स। ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है तो इसके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित जितना हो सकता है उतना हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट यानी कि युद्ध विराम समझौता, और टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वैसे टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी है। इसके बारे में देखेंगे। अमेजॉन का एस्ट्रो रोबोट, अमेजॉन जो कंपनी है उसका एस्ट्रो रोबोट भी आ गया है, देखेंगे इसके बारे में क्या। जैसे एलेक्सा इसने बना रखा है ना, वो वॉइस कमांड वाला, वैसे ही है ये, कुछ रोबोट है लेकिन ये, ठीक है। एलेक्सा टोटली जो है आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया वॉइस वाले पे, ये रोबोट है हार्डवेयर पे भी है ये। खैर, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पेंडोरा पेपर्स। क्या है भैया जी? देखो, एक कम से कम 380 लोग ऐसे हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीयता के हैं और पेंडोरा पेपर्स में उनका नाम आया है। ठीक, अब मेन बात यह है कि मेन चीज़ है कि यहाँ पैसा बनाओ भारत से, और भारत से बाहर ऐसी जगहों पे जहाँ पे टैक्सेशन है कम। ठीक, जैसे मान लीजिए भारत में जो है कॉर्पोरेट वालों के लिए 25% का है, 20% पड़ता है। 100 रुपये कमाते तो 80 रुपये उनके पास रहते हैं, 20% 20 रुपये गवर्नमेंट के पास जाते हैं। लेकिन टैक्स हेवन करके कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं, ठीक, जहाँ पे टैक्सेशन बहुत ही स्लो क्या मतलब बहुत ही कम होता है, जैसे कि 2% होगा। तो बताइए कोई आदमी क्या करेगा कि जो भी टैक्स वो क्या चाहेगा कि 100 रुपये में 80 रुपये बचे कि 98 रुपये बचे। कंपनी तो यही चाहेगी ना, प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो वो है। बाकी कुछ और भी बहुत सारी संपत्तियां होती हैं, ठीक, तो वो सब कुछ यहाँ से पैसा बना के बाहर ले आके वहाँ पे संपत्तियां खरीद लो, और इसमें हेल्प करी जाएगी एक ट्रस्ट के द्वारा, जिसमें कि ट्रस्टी होता है। ठीक, उसके नाम पे आप अपना करा दो, जिनके भी नाम हैं उन्होंने अब ट्रस्टी के उस पर जो है आपका दूसरी बाहर की कंट्रीज़ में, टैक्स हेवंस में, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ये बताऊंगा सारी चीज़ें, वहाँ पे उठा के अपना पैसा लगवा दिया, वहाँ प्रॉपर्टीज़ ले ली, एसेट्स ले लिए, संपत्तियाँ ले ली, और वो जो है उनके लिए है, उनके पास है। भारत में उसका कोई वो नहीं जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से जो है पेंडोरा पेपर्स में से कई लोगों का जो है लीक करी गई फाइल, तो उसमें से कई लोग के नाम आए, इसमें से भारत में भी कुछ 400 के करीब लोग का नाम आया है। ठीक, और वो क्या कर रहे थे? वो यही कर रहे थे कि भैया अपना पैसा यहाँ से बाहर ले जाओ। मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए ट्रस्ट है, उसमें ट्रस्टी अपना सारा कुछ उनको संरक्षण जो है देता है, और वहाँ पे अपना इनका अपना पैसा रहता है। इसमें बड़े बड़े नाम लिए गए हैं, आप लोग को पता वो तो हो गई, फिर उन नामों में नहीं जाएंगे हम, खाली इसका मेन चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक तो यहाँ से पैसा जो है बाहर भेजा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ठीक है, और आपका जो है यहाँ से पैसा ब्लैक मनी बाहर जा रहा है, वहाँ पे जाके लग जा रहा है, वहाँ पे अपने उनके संपत्तियाँ और इन्वेस्टमेंट बन रहा है वो। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कुछ ऑफ द शेल्फ कंपनी बना दी। ऐसी कंपनियाँ जिसका कोई कुछ को बनाती नहीं, खाली कंपनी बना के और बाहर पैसा भेजने का काम इसका था। ठीक, और यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट ट्रस्ट भी इसमें कई सारे जो हैं, ठीक, जो न्यास होते हैं उन्होंने भी इसमें मदद कर रहे हैं। ऑब्सक्योर टैक्स जुरिसडिक्शन, जहाँ पे मतलब टैक्सेशन कुछ है ही नहीं, वहाँ पे टैक्स हेवन है। और साथ ही साथ सिंगापुर, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की भी कुछ जगहों पे भी ये चीज़ें हो रही हैं।
ठीक। डॉक्यूमेंट ये क्या बताता है कि अल्टीमेट ओनरशिप ऑफ एसेट सेटल्ड इन प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट। ठीक, ओनरशिप किसकी है? हमारी। हमने ट्रस्ट के माध्यम से अपना पैसा लगा दिया, उन्होंने वहाँ पे कोई संपत्ति लगा दी, तो वो संपत्तियों का अल्टीमेट ओनर तो हम ही है ना। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो निवेश है, कैश, शेयर होल्डिंग, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, ये सब भी ऑफशोर एंटिटीज में लगाई गई हैं। पेंडोरा पेपर्स क्या प्रकट करता है? व्हाट डू द पेंडोरा पेपर्स रिवील? कि भैया ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ये सब लोग जो है ट्रस्ट का यूज़ करते हुए यहाँ से पैसा अपना निकाल के बाहर कम टैक्सेशन वाली जगहों पर और सीक्रेसी लॉ जहाँ पे बहुत ज़्यादा है वहाँ पे लगा देते हैं। पर्पस क्या है इन ट्रस्ट का? देखिए, एक तो ये है कि स्क्रूटनी जब पेपर की हुई तो पता चला ऑब्जेक्टिव इनका दो है। एक तो हाइड करो जो रियल आइडेंटिटी है जिसने पैसा लगाया है, ठीक, और डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द ऑफशोर एंटिटीज़, तो वो तो उससे अलग हो जाए। ठीक, जैसे मैं हूँ, मैं अगर बाहर पैसा लगाऊँ तो मेरी आइडेंटिटी पता ना चले। दूसरा ये है कि जो भी सेफगार्ड जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको सेफगार्ड करो। रियल एस्टेट में मकान खरीद लो, आर्ट में बहुत है भैया। पेंटिंग आप लोगों ने सुना होगा ना, ये पेंटिंग 2 करोड़ की बिक गई, 5-6 करोड़ की बिक गई। ये सब ब्लैक मनी होता है जो इसमें बिक के 1 नंबर में हो जाता है वो। ठीक, तो उस वस्तु की तो आर्ट, एयरक्राफ्ट हो गया, कैश हो गया, याच खरीद रहे हैं भाई साहब शेयर होल्डिंग, उसको फिर सेव भी करो। तो दो हैं, एक तो एंटिटी छुपाओ, दूसरा जो निवेश आ रहा है उसको सेव करना है। और हाउ इज पेंडोरा डिफरेंट फ्रॉम पनामा पेपर्स पहले एक आया था, और पैराडाइज पेपर उससे कैसे अलग है? तो पनामा पैराडाइज पेपर जो है वो लार्जली ऑफशोर एंटिटीज से संबंधित था जो इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट ने सेटअप किए थे। पेंडोरा पेपर जो है ये एक नया तरीका है इसमें कंट्रीज का। ठीक, जब वो सीक्रेसी वाली लॉ जो है टाइट किए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग पे टाइट किए गए हैं, टैक्स टेररिज्म फंडिंग पे टाइटनेस लाई गई है, टैक्स इवेजन पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आई है, तो उसमें क्या हुआ, पेंडोरा ने ये ट्रस्ट का सहारा लेना चालू कर दिया है। इन ट्रस्ट जो है रिवील हाउ ट्रस्ट जो है जो न्यास होते हैं वो किस तरीके से उसका उपयोग करते हुए ऑफशोर में इन्वेस्टमेंट जाता है, आइडेंटिटी छुप जाती है और लोग जो है अपना पैसा बचाए रहते हैं। अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल, समझ रहे हो, बहुत ही अमीर लोग। और ट्रस्ट जो है कहाँ पे इन्होंने टैक्स हेवन के नाम सुन लीजिए, समोआ, बेलाइज, ठीक, आपका पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और इवन साउथ डकोटा जो कि यूएसए में, वहाँ पर भी यहाँ ये जो है ट्रस्ट बनाए गए हैं। कि ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट एक तरीके का जो है न्यास है जहाँ पर एक फ्यूडिशरी अरेंजमेंट होता है, यानी कि प्रत्यायी व्यवस्था होती है, भरोसे वाली एक चीज़ होती है जहाँ पर थर्ड पार्टी जो है जिसको ट्रस्टी बोला जाता है वो होल्ड करता है एसेट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल। जैसे मेरे नाम पे मान लीजिए एसेट होल्ड कर रहा है वहाँ पर ट्रस्टी, ठीक, वो सब कुछ इसको बचाव करेगा, ये करेगा, हमारा पैसा सेफ है। ठीक, और जनरली इसमें स्टेट प्लानिंग करता है, पर्पस सक्सेशन प्लानिंग वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे संपत्ति नियोजन, उत्तराधिकार किसके पास जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। पैसा सेव कर रखा है, चिंता नहीं है, बाहर अपना सेफ है बेटा, अपना आराम से मौज करो, ठीक, BMW चलाओ और ये सब पूरी मस्ती करो, वहाँ सब कुछ है तुम्हारे पास। ठीक, तो ये वाली चीज़ कर रखा है। और अपने कंसोलिडेट करते हैं वहाँ पे एसेट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, शेयर होल्डिंग, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें। ट्रस्ट की जो होते हैं इसमें 3 चीज़ें होती हैं, 3 पार्टियाँ होती हैं। एक सेटलर होता है जो क्रिएट करता है, सेटअप करता है, ऑथर करता है एक ट्रस्ट को, जो सेटलर है। ट्रस्टी होता है जो होल्ड करता है एसेट को, और बेनिफिशियरी जो होता है जैसे कि जिसने भी अपने पैसा वैसा लगवाया है। ट्रस्ट जो है कोई अलग से कोई लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक, बट इट्स लीगल नेचर कम्स फ्रॉम द ट्रस्टी। ट्रस्ट का जो लीगल नेचर है वो ट्रस्टी की वजह से आता है। और एट टाइम सेटलर जो है वो अपॉइंट कर देता है एक प्रोटेक्टर को भी। सेटलर, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के अलावा प्रोटेक्टर भी सेटलर अपॉइंट कर देता है, जिसके पास पावर होती है कि वो निगरानी रखता है ट्रस्टी के ऊपर, और कई ट्रस्टी को रिमूव और अपॉइंट भी कर सकता है। समझ में आ गई चीज़? मेन मोटी चीज़ जो है इसमें आपको आनी चाहिए, ज़्यादा हमें उसमें जो है वो नहीं करना है, जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन। खैर, अगला जो टॉपिक है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक, अभी क्या हुआ है कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, वेस्ट बंगाल असेंबली के में बिमन बनर्जी, इनको डेडलाइन दी गई है कि भैया ऑर्डर पास करो डिफेक्शन के केस में, मुकुल राय वाले में। देखिए, ऐसा होता है कि डिफेक्शन का जो भी बात होती है उसमें जो भी पीठासीन अधिकारी होते हैं, स्पीकर होता है विधानसभा में, स्पीकर, और चाहे लोकसभा में स्पीकर,
उसी को जो है लेना होता है डिसीजन कि भैया कौन सा एमपी एमएलए जो है डिफेक्ट हो रहा है, यहाँ से इसको हटाना है, डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है। ठीक, दल बदलू विरोधी कानून में स्पीकर की बड़ी भूमिका है। तो मुकुल राय वाले केस में क्या था कि भैया इन्होंने चुनाव लड़ा और जो है इन्होंने जीत गया चुनाव जो है बीजेपी टिकट पे, लेकिन फिर इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। इसी तरीके से पहले भी कुछ केसेस हुए थे। तो अगर क्या होता है दल बदलू जो है विरोधी कानून में कि आप अगर मान लीजिए आप अगर जो है अगर एमपी एमएलए हैं और आप ये बदलते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी, तो आपको जो है पनिश किया जाता है। ठीक, नहीं तो ऐसे जो है बड़ी इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, इसलिए सारी चीज़ ये वाला कानून लाया गया है। इसमें यह है कि अगर कोई एमपी एमएलए ज्वाइन कर लेता है, ग्रुप कोई ज्वाइन करता है, ठीक, 2/3, ठीक, मान लीजिए 100 एक पार्टी में 100 जो है एमपी एमएलए थे, तो अगर 66 लोग जो है जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो मतलब ये है कि हाँ एक पूरी सहमति है सबकी, तब नहीं पेनलाइज किया जाता है, तब नहीं जो है पनिश किया जाता है। अदरवाइज लेकिन एक कोई है वो जा रहा है और फिर जो है दूसरी पार्टी करे आ जाओ तुमको मंत्री बना देंगे, छोड़ के ऐसे भाग रहे हैं, तो इससे इनस्टेबिलिटी बनती है, डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है। तो इसलिए जो है ये दल बदलू विरोधी कानून लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ठीक, पार्लियामेंट ने इसीलिए 10th शेड्यूल जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में। ठीक, 52वें संशोधन के द्वारा हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा 52nd। तो इसमें पर्पज़ यही है कि स्टेबिलिटी लाओ गवर्नमेंट में, लेजिस्लेटर जो पार्टी चेंज कर रहे हैं उनको डिस्करेज करो कि इधर उधर मत जाओ, आया राम गया राम मत बनो। ठीक है ना, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है आया राम गया राम टाइप से जो है 1967 के इलेक्शन के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दल बदलू क्या होता है, निर्णायक प्राधिकारी कौन है भैया, निर्णायक डिसाइडिंग अथॉरिटी आपको स्पीकर है बता दिया। क्या होता है डिफेक्शन ये बता देता हूँ। इसमें 3 तरीके के सिनेरियो जो है आते हैं। पहला है कि कोई पार्टी का मेंबर, जैसे मान लीजिए कोई जीता एमपी एमएलए और उसने अपनी खुद स्वेच्छा से जो है दे दी अपनी मेंबरशिप कि हम ये पार्टी छोड़ना है, ठीक, हम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरा क्या है आपका कि इसमें एमपी एमएलए जो है वो इलेक्ट हुआ, हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट और ज्वाइन कर लेता पार्टी। मान लीजिए कोई जो है इंडिपेंडेंट बना एमपी एमएलए और फिर उसने पार्टी ज्वाइन कर ली, तो वो उस सिनेरियो में भी जो है भाई कोई पार्टी पावर में है, कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति को वो मिनिस्टर तो बना सकता है, सरकार में ला सकता है, लेकिन वो पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा। पार्टी ज्वाइन करेगा तो भैया वो जो है आपका डिफेक्ट हो जाएगा, डिफेक्शन में आएगा और उसको निकाल दिया जाएगा, मेंबरशिप उसकी खत्म हो जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन। थर्ड सिनेरियो क्या है, नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर, जो नामित वाले होते हैं जिनको नॉमिनेशन किया जाता है, वो अगर पार्टी पर जो है 6 महीने के बाद अगर ज्वाइन करता है कोई नॉमिनेटेड जो लेजिस्लेटर है, तो उसको जो है वो किया जा सकता है, डिफेक्ट मतलब डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर कर सकता है, ये जो ध्यान रखना, ठीक, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन। वॉलेशन अगर किसी तरीके का भी हो रहा है लॉ के अंदर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, लेजिस्लेटिव स्पीकर, चेयरमैन, ये लोग इस पर डिसीजन लेते हैं। ठीक, राज्यसभा में ये होगा नहीं, क्योंकि उसमें जो है क्या होता है आपका, या अच्छा बताइए क्या राज्यसभा में भी ये होगा कि नहीं होगा, काउंट करके बताइए। ठीक, दल बदल के मामले को तय करने में कितना समय लगता है, देखिए ये समय वाली जो सीमा है ये बताई नहीं गई है कि कितना समय प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेगा डिसाइड करने में कि भैया कि इसको 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, कितने में। कई बार तो ऐसा होता है कि स्पीकर हैज़ नॉट डिटरमाइंड द केस ऑफ ए डिफेक्टिव एमएलए अंटिल द एंड ऑफ द लेजिस्लेटिव टर्म। अब वो केस जो है पता चला आया डिफेक्शन वाला, लेकिन जब तक जब 5 साल पूरे हो गए उन्होंने वो मुद्दा ही नहीं उठाया। साथ ही साथ ये है कि कई बार डिफेक्टिंग एमएलए जो है वो आपके मिनिस्टर बन जाते हैं, वाले डिफेक्शन पिटीशन चल भी रहा है उनके खिलाफ स्पीकर के सामने, और स्पीकर कोई जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ ये भी है कि कई बार ऐसा भी होता है कि स्पीकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये सब चीज़ें हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मणिपुर के मिनिस्टर थे तो उनका जो है वो ख़त्म कर दिया कार्यकाल, मिनिस्टरशिप उनको हटा दी गई, और स्पीकर को कहा कि क्यों नहीं डिसाइड कर रहे भैया, और अभी 3 साल हो गए उसके बाद भी, और कोर्ट ने ये भी कहा कि स्पीकर को डिसीजन लेना है 3 महीने के अंदर, इस वाले मणिपुर वाले केस में ये बोला था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब ये क्या हो गया, एक तरीके का लॉ हो गया, इस लॉ को जो है देते हुए और भी जगह कार्य हो सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में 2003 में सीज फायर जो है एग्रीमेंट हुआ था, युद्ध विराम समझौता
जिसमें ये था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उस पर यह है कि तुम फायर करोगे ना हम फायर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान हमेशा जो है इसका उल्लंघन करता रहता है, फायर वायर करता रहता है। जम्मू कश्मीर के अभी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में फिर से इसने फायरिंग करी है, ठीक। और इंडिया पाकिस्तान ने फरवरी 2021 में इशू किया था जॉइंट स्टेटमेंट, जिसमें स्ट्रिक्टली कहा था कि हम लोग जो है दोनों लोग सीज फायर एग्रीमेंट का जो है पूरा जो है वो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे 2003 का LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। पहला वॉलेशन जो है आपका यहाँ पर कश्मीर वैली में आया, डिफेक्टो बॉर्डर है जो कि हमारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक। तो ये देखें मैप है, ये आपकी जो है आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये सक्षम वैली है, ये कई बार मैं बता चुका हूँ। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके साथ में आता है? चाइना के साथ में आता है, ठीक। और ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ये वाला जो एरिया है ये सियाचिन ग्लेशियर हो गया आपका। और ये सक्षम वैली है, ये वाली पोंगसो लेक देखिए, ये वाली यहाँ पे होगी। ये साइचिन वाला एरिया जो कि चाइना अभी कंट्रोल करता है, ये पूरा, ठीक। गिलगित बल्तिस्तान ये भी पाकिस्तान के साथ दौरा किया था। हालांकि इंडिया की जो असली बाउंड्री वो ये है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अफगानिस्तान से भी टच हो रहा है, ठीक। तो ये इसको ध्यान रखना है। बाकी चाइना हो गई सक्षम वैली, पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी भाई साहब, देखो चोर मौसरे भाई वाली बात है। खैर 2003 के युद्ध विराम समझौते के बारे में अगर समझ ले तो जब 1999 कारगिल वॉर हुआ, हमने जो घुसपैठिए थे पाकिस्तान को उनको लात मार के बाहर निकाला, तो उसके बाद फिर सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ 2003 में। 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट में फिर ये पीस चलता रहा LOC पे 2006 तक। 2003 से 2006 तक एक बुलेट नहीं चली, लेकिन 2006 के बाद से फिर से जो है पाकिस्तान जो है ने अपनी जो है खूबी दिखाई और फिर उन्होंने चालू कर दिया, फिर से सीज फायर का उल्लंघन चालू कर दिया, ठीक। और अच्छा, इस जो सीज फायर एग्रीमेंट था इसके वजह से जो है श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, पुंछ, रावलकोट रूट ये सब खुले भी थे कि भैया कुछ शांति वाली चीज़ें चालू, बस ट्रक ये सब चालू हो गए थे 6 डिकेड में पहली बार LOC के थ्रू। लेकिन फिर से ये सीज फायर, कुछ लोग हैं, पाकिस्तान की पूरी आवाम नहीं है वैसे, कुछ लोग हैं जिनको ये जो है ये रंजिश चलती रहे इसी से फ़ायदा है। और ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो है उनके वहाँ पे डिफेंस में ISI है, ठीक है ना। तो इन सब की वजह से वो चाहते नहीं कि अमन और चैन हो, तो क्योंकि उनकी रोटी फिर उसमें जो है ख़त्म हो जाएगी मिलना उनको। ये चीज़ सीज फायर जो है ऑल्सो इनेबल्ड इंडिया टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंस। सीज फायर की फेंसिंग भी इंडिया ने बना लिया आसानी से, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा। उसके बाद से पाकिस्तान की आर्टिलरी को भी जो है सस्पेंड कर दिया, फायर वायर नहीं होता है। LOC मैंने आपको बता दिया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है, जम्मू कश्मीर के साइड में है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये आपकी जो है जब 1948 में कबायली हमला कर दिया था पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर, तो जहाँ तक जो लाइन जो हो गया था तो वहीं पे रोक दिया गया था कि ये अभी जो है आपका LOC कहलाएगा, ये वाला बॉर्डर, ठीक। उसको जो है पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है और हम उसको जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और जो अभी कश्मीर हमारे पास है उसको जो है आपका पाकिस्तान बोलता है कि ये सब अभी भी जो है बंदिश में है, मतलब, ठीक है ना। ये वाली चीज़ है। 1971 में भी जब शिमला एग्रीमेंट हुआ हमारा, तब भी सीज फायर लाइन जो है इसी को रखा गया। हालांकि कुछ ये कहा जाता है कि 1971 में हम कराची तक पहुंच गए थे यार, उनको मार ताड़ के, तो हम ये कर सकते थे कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को भी पीछे ढकेल सकते थे, लेकिन पता नहीं कुछ थोड़ा सा उस समय डिसीजन में मिस्टेक हुई, नहीं तो हमारे पास ये सब बहुत अच्छा मौका था। आगे भी आएगा, डोंट वरी, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसका? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट का, ठीक। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर किसका है? UNDP, OECD, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में भी अलग से जरूर पढ़िएगा। और ये लॉन्च किया गया अभी फिर से सेशल्स में 4 अक्टूबर 2021 को। सेशल्स का देखिए यहाँ पे मैप दिया गया है, ये आइलैंड्स हैं, इंडियन ओशियन में है, विक्टोरिया है, ठीक। ये कई सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है, सेशल्स के। माहे आइलैंड है यहाँ पे आपका, कैस्केड शोलहुट हो गया, ये कजिन आइलैंड हो गया, प्रासलिन आइलैंड हो गया। मैप बुक में जरूर देखा करिए। इंडिया ने जो है, इंडिया को चूज़ किया गया है पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और ये प्रोवाइड कर रहा है अपने टैक्स एक्सपर्ट इस प्रोग्राम के लिए।
ये प्रोग्राम जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है 12 महीने चलेगा, और जिसमें कि इंडिया कोलैबोरेट करेगा आपका TIWD सेक्रेटेरिएट के साथ और सपोर्ट करेगा UNDP कंट्री ऑफिस को, जो है कहाँ पे, मॉरिशस और सेचल्स में। मतलब इंडिया मदद करेगा सेचल्स में टैक्स इंस्पेक्टर। ये एम इसका यही है कि सेचल्स की मदद की जाए कि टैक्स जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, और टेक्निकल क्या मतलब टेक्निकली भी उनको हेल्प किया जाए, उनको स्किल्स में भी हेल्प किया जाए टैक्स ऑडिटर्स को, ताकि जो है बेस्ट ऑडिट प्रैक्टिसेस हो सकें। ठीक, और जो है फोकस यहाँ पे प्रोग्राम का यही है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग केसेस जो होते हैं तो ऑफ टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, इन सबको भी जो है इस पे फोकस किया जा रहा है। ये प्रोग्राम जो है 6th TIW प्रोग्राम है, विच इंडिया हैज़ सपोर्टेड बाई प्रोवाइडिंग टैक्स एक्सपर्ट। टैक्स एक्सपर्ट के जो है दे के इंडिया 6ठा ऐसा प्रोग्राम है TIWB का, जिसमें इंडिया टैक्स एक्सपर्ट्स भेज रहा है। ठीक, समझ रहे हो? तो ये अच्छी बात है, इंडिया ये सब काम करता रहता है यार, ये सॉफ्ट पावर का हिस्सा है भारत का। हम लोग हार्ड पावर नहीं कि अरे गोला फेंक देंगे, बारूद फेंक देंगे और जो है ये पैसे ले लो पैसे ले लो। हम लोग ये सारे काम करते हैं यार, हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं। और देखो तालिबान भी आ गया तो तब भी उसने इंडिया के खिलाफ इतना जो है टफ इंस्टांस क्यों नहीं ले रहा है अभी। ठीक, इसके या तो दो हो सकते हैं रीज़न, या तो अभी वो अपनी इकट्ठा कर रहा है पूरी पावर, पाकिस्तान से भी मदद ले रहा है, और दूसरी चीज़ हो सकती है कि देखता है यार कि इंडिया ज़बरदस्ती किसी के जो है उसमें नहीं डालता है हाथ। ठीक है ना, इंडिया सारी चीज़ अमन चैन इन सब के लिए काम करता है। तो ये चीज़ है, तो ये सॉफ्ट पावर इसको बोला जाता है। सॉफ्ट पावर एक बड़ी चीज़ है। सॉफ्ट पावर पे देखिएगा आप जरूर एक ऐसे आने की बड़ी चांसेस हैं इंडिया के लिए। ठीक, तो ये सॉफ्टवेयर का लिटरल मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको सॉफ्ट पावर को बता देंगे यहाँ गाना बजाना बहुत अच्छा होता है, फिल्में बहुत अच्छी चलती है, ये सॉफ्ट पावर बता देंगे तो वो डिफरेंट। ठीक है, वो भी एक हिस्सा है, कल्चरल एस्पेक्ट है खाली। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स क्या है? एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, और ये OECD UNDP का है, लॉन्च किया गया 2015 में। और जो कंट्रीज़ हैं, विकासशील कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी ऑडिट कैपेसिटी और मल्टीनेशनल कंप्लायंस बढ़ाना है। और ये डिप्लॉय किया जाता है क्वालिफाइड एक्सपर्ट जो होते हैं अफ्रीका, एशिया, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, इन सबको जो है यहाँ पे एक्सपर्ट भेजा जाता है। ठीक, इफेक्टिव ऑटोमेटिकली एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। और ऑब्जेक्टिव यही है, टैक्स ऑडिट नॉलेज को बढ़ाओ, टेक्निक का यूज़ करो, स्किल्स को बढ़ाओ, और लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच करो। देखो ज़िंदगी में एक चीज़ बताऊँ आपको, ये जो चीज़ है ना, लर्निंग बाय डूइंग, कुछ आप लोग कहते हैं अरे पढ़ लूँ, ठीक, लेकिन उसको जो है उसका अगर आप उपयोग अनुप्रयोग कुछ नहीं कर रहे हो तो कोई वो नहीं। आप करो, प्रैक्टिकल करो। अरे गाड़ी में 5 गियर हैं, सबको पता है, चलाओगे नहीं तो कैसे करोगे यार, बाहर से तो चलेगी नहीं, तो चलाना भी है। एक गियर, पहला गियर लगाने के पढ़ो कि सीखो कैसे लगता है, तो उसको फिर लगाओ भी बैठ के जाके। ठीक है ना, ब्रेक है तो उसको ब्रेक लगाओ भी, एक्सीलेटर है तो लगाओ भी, पढ़ रहे हो तो उसको जो है उसका टेस्ट भी करो। ये मेन चीज़ है। ठीक, UNDP जो होता है आपका, यूनाइटेड नेशन का एक ग्लोबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। ये टेक्निकल इन्वेस्टमेंट में कोऑपरेट करता है, एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज शेयर करता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में 22 नवंबर 1965 को फाउंड हुआ था। ठीक, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। ठीक है, और हमारा अगला टॉपिक है आपका अमेजोन का एस्ट्रो रोबोट। अमेजोन ने लास्ट वीक एक ऐसा रोबोट, होम रोबोट लॉन्च किया है, नया प्रोडक्ट है इनका, जिसका नाम रखा है एस्ट्रो। एस्ट्रो जो है खाली 20 पाउंड का है, 2 फीट का है, छोटा सा पिल्ला टाइप का है ये। और इसमें रोबोट डॉग है, इसेंशली रोबोट डॉग है, मैं पिल्ला इसी नहीं बोल रहा हूँ भाई, है भी ये रोबोट डॉग है जो है व्हील पे चलता है ये। ठीक, और एस्ट्रो जो है ऑल्सो हैपेंस टू बी द नेम ऑफ द नॉन रोबोटिक डॉग इन द जेटसन कोई था वहाँ पे जो है नॉन रोबोटिक डॉग को भी एस्ट्रो बोला था, तो उसी के नाम पे इन्होंने अपने रोबोट का नाम रख दिया है। रोबोट को डिज़ाइन किया गया है कि घूमो भैया इधर से उधर घर में, और चेक रखो जो भी पेट्स और भी हैं, बिल्ली कुत्ता जो भी घर में है उनके ऊपर चेक रखो, जा तो नहीं रहा इधर उधर जो है, रखो उनको जो है निगरानी करो, डिटेक्ट करो कि कुछ अनयूजुअल तो नहीं हो रहा, ओनर नहीं है तो जो है पता चला कुछ इधर उधर कोई खटपिट, कोई चोट लोचक्का आके जो है कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से जैसे कुत्ता होता है वैसे ये जो है एस्ट्रो रखा गया है। ये रोबोट है जो घर की निगरानी करेगा, और उसके पास उपकरण भी हैं इसके लिए। पेरिस्कोप है जो जिससे देख वेख सकता है। ये पेरिस्कोप समझते हो ना, ऐसे ऐसे ऐसे,
तो जो यहाँ जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आप नहीं दिख रहे हैं, आपने पेरिस्कोप लगा रखा है, ठीक, ये सबमरीन में काम आता है, ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक। तो ऐसे मान लीजिए पानी है, ठीक, तो आप यहाँ से देखते हो तो यहाँ पे क्या है कि एक इन्होंने ऐसे शीशा लगा रखा है और एक इन्होंने यहाँ पे ऐसे शीशा लगा रखा, तो आप कैसे देख रहे हो, ये और फिर ये जा रही है लाइन और ये, तो यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो आप, क्योंकि यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ मिरर है, मिरर से यहाँ इस मिरर पे टकराई, इस मिरर से, तो आपको यहाँ की चीज़ यहाँ दिख जाएगी। समझ में आ रहे हो, पेरिस्कोप ये चीज़ होती है। कहीं सुना, कहीं पढ़ा है इसके बारे में, मतलब कि नहीं कि खाली बस सुन के छोड़ देते हो आप चीज़ें। अगर आप सुन के छोड़ देते हो तो ये सारी चीज़ें ग्रे एरिया में आ जाएंगी, और हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस देन नो नॉलेज, ध्यान रखना हमेशा, ठीक। यूपीएससी में तो और ज़्यादा जरूरी चीज़ है। एस्ट्रो बेसिकली कॉम्बिनेशन है इको शो का, इको आपका जो शो है, और रिंग सिक्योरिटी कैमरे का, वही सारी चीज़ें करेगा, और खुद से जो है नेविगेट भी कर सकता है, वीडियो कॉल भी लगा सकता है भैया कि देखो आए गो आए चोर, पकड़ लो इसे। और एस्ट्रो जो है आपका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है अमेजोन का, इको स्मार्ट स्पीकर की तरीके से, ठीक। स्पीकर भी आते हैं ना इसके, इसमें अलेक्सा बोलती है, तो वो इको में ही तो आता है ये अमेजोन इको। ये अमेजोन जो है इसको डिवाइस बोल रहा है, इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रू है, बहुत ज़्यादा उसकी मार्केटिंग कर रहा है, 24 घंटे सर्विलांस कर सकता है, ये सारी चीज़ें। ये है इस तरीके का पिल्ला है ये देखिए, इसमें जो है आपका ये पूरा टैबलेट लगा दिया है, ये घूम रहा है इधर से उधर, ये खुश है महिला की जो है यहाँ ये सब देख लेगा, और देखो सब जो है मदद कर लेगा, और उसको खाना पिलाने की जगह मेरे ख्याल से खाली चार्जिंग करनी पड़ेगी। तो डिवाइस जो है ये लाइव वीडियो ये सारी चीज़ें कैप्चर कर लेता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इसमें जोड़ दिया। अब देखो इन्होंने रोबोट बना लिया, इसके अंदर एलेक्सा चल जाएगी, समझ रहे हो। ये चीज़ें होती हैं कि आप अगर आप करने लगो ना तो रास्ते खुलने लगते हैं, अगर आप कुछ नहीं करना चाहोगे तो रास्ते सारे बंद ही दिखाई देंगे। एस्ट्रो इज ए सर्विलांस मशीन, एक तरीके की निगरानी मशीन है जो क्लेम करता है कि अच्छा इसमें ये भी है, कई लोग कहते हैं यार प्राइवेसी का इशू है, निजता का अधिकार हमारा घुस जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है यार, ये चीज़ें बनाई जा रही हैं, अमेजोन बड़ी कंपनी, इन लोग को भी ध्यान रखना पड़ता है अपनी, मतलब इन सब चीज़ों का। और उन्होंने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेसी उसी का आप कभी भी चेक कर सकते हो, हमारा ईजी एक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लमेटिक। सिक्योरिटी कैमरा जो है अगर एक कॉर्नर में लगा हुआ तो काफ़ी आपको जो है पता नहीं चल पाता, लेकिन अगर व्हील पे है तो आप हर जगह जाके देख सकते हो, आउटसाइडर और इन सब से अपनी निगरानी करा सकते हो। रोबोटिक्स क्या होता है, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है जिसमें जो है कंसेप्शन, अवधारणा, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और जो है हार्डवेयर है एक तरीके से, और काफ़ी सारे डिसिप्लिन के जोड़ के बनाया जाता है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में। कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, यूज़ ऑफ जो है रोबोट को ही रोबोटिक्स बोला जाता है। इसका गोल यही है कि मशीन को इस तरह डिज़ाइन किया जा सके कि वो जो भी रिपीटेशन वर्क है वो कर सके, और ह्यूमन की असिस्टेंस कर सके, हेल्प कर सके, और साथ ही साथ ह्यूमन की तरह भी बिहेव करे। अगर ह्यूमन की तरह बिहेव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, ह्यूमनॉइड, ठीक। और ये कब हो पाएगा, आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। रोबोट वर्क कर सकते हैं कई सारे ऐसे एनवायरनमेंट में भी जहाँ पर ह्यूमंस नहीं पहुँच सकते, ठीक। और जो है लाइटिंग, एयर कंडीशन और नॉइज़ प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ों से बचाव करता है। रोबोट जो है सेंसर, एक्चुएटर, इनकी मदद से ह्यूमंस की तरह भी काम कर सकता है, ठीक। इसी साथ में हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन में जिसका नाम है कौन बनी है IAS PCS, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। तो इसमें देखिए किस तरीके से MCQ आपको सॉल्व करनी चाहिए, इस पर हमारा ध्यान रहता है। श्याम जी कृष्णा वर्मा, हिस्ट्री में लगातार पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। श्याम जी कृष्णा वर्मा नाम से जो है एक व्यक्ति थे, तो उनका कोई कथन दिए गए यहाँ पे, कुछ पता नहीं कौन सा सही है। श्याम जी कृष्णा वर्मा जो है 4 अक्टूबर को इनकी पैदाइश थी 1857 में, मांडवी टाउन जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। क्या सही है? ये जब पहला वर्ल्ड वॉर हो गया, ख़त्म हुआ, तो उसके बाद ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड चले गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी वहीं पे बिताई पूरी, और 30 मार्च 1930 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। इनका ये है कि ही फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और इंडियन सोशलॉजिस्ट इन लंदन। ये 3 जो है इन्होंने किए थे। तो तय कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है, पॉज करके बताइए। देखिए इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और मोदी जी ने अभी इनको ट्रिब्यूट किया था, रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, 4 अक्टूबर को इनका बर्थडे था। कौन कौन से जो ये है, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और इंडियन सोशलॉजिस्ट, ये 3 चीज़ें इन्होंने जो है करी थी, बनाई थी। और इन्होंने कहा कि श्याम कृष्ण जी वर्मन जो थे ये इनकी अस्थियां लेके आई गई हैं भारत में वापस स्विट्ज़रलैंड से 2003 में,
और इनको जो है सर्टिफिकेट भी इनका जो है यूके 2015 में इनको दिया गया है। ठीक, ये इनकी शक्ल है, ये वाली बात है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है आई ड्रोन संबंधित। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आई ड्रोन रिस्पॉन्स और आउटरीच रिसेंटली लॉन्च किया नागालैंड में। क्या ये सही है बताइए? डिलीवरी मोड जो है वो एम किया जा रहा है कि लाइफ सेविंग वैक्सीन जो है हर जगह पहुंचाई जा सके। अच्छी बात है यार, ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। क्या ये नागालैंड में पहुंचाई जा रही है? नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। और ये पहला ऐसा टाइम है जब मेक इन इंडिया में जो ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है साउथ एशिया और ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कोविड वैक्सीन को एरियल डिस्टेंस 15 किलोमीटर तक 12 से 15 मिनट तक ले आ सकते हो। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोकटक लेक में, करांग आइलैंड मणिपुर में, और फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो अब देखो मणिपुर यहाँ दे दिया और यहाँ नागालैंड दे दिया, तो इन दो स्टेटमेंट में अगर मान लो आपने नहीं भी पढ़ा है, एक कोई गलत है, ठीक, तो आप वहाँ पे उसके हिसाब से ले सकते हो। मान लीजिए आपको लगा कि पहला गलत है तो बी ऑप्शन हो गया, और आपको मान लीजिए लगा कि तीसरा गलत है तो फिर जो है आपका ये नहीं होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ए और बी में से कोई एक होगा तो जरूर मार्क करना उसे, ठीक। तो यहाँ पे मणिपुर में एक्चुअली ये हो रहा है, तो इसलिए बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। लोकटक लेक की बताइए क्या खासियत है, कमेंट करके जो बताना। तो आईसीएमआर ने ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच प्रोग्राम आई ड्रोन चालू किया है। आईसीएमआर का है, प्लीज ध्यान रखना, मणिपुर में है। रोड डिस्टेंस जो है इन दोनों जगह पे 26 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर क्या है 15 मिनट में पहुँचा देगा, 12 से 15 मिनट में, ठीक। और ये डिलीवरी मॉडल जो है रिमोट एरियाज तक पहुँचने में आसानी से वैक्सीन पहुँचाने में मदद करेगा। इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और जो है ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब कराकर। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।